कोचिंग के बच्चों से बात करने से पहले ही प्रणव एक फ़ोन कॉल लगा चुका था अपनी पुलिस डिपार्टमेंट में। और वहाँ से ये जो बच्चे थे वैशाली मैम के, इनसे रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके निकालने को कहा था। ये कहाँ रहते हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या क्या हैं, उसी के साथ में इन लोगों ने सुरभि के साथ कितनी दफ़ा बातचीत करी है ऑन अ फ़ोन कॉल एंड सो एंड सो। अब इन्हीं सब के साथ में बच्चों के साथ बातचीत चल रही थी और उन्हीं सभी बच्चों में से एक का बॉडी लैंग्वेज प्रणव को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था। समीक्षा। लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर लिसनर्स एंड माय डियर JT8 फैमिली, रास्ता चुन लिया गया है विद अ टोटल ऑफ 5,631 वोट्स। इस बार पहले रास्ते की तरफ भी कई लोग गए, दूसरे रास्ते को चुना गया है। बातचीत होनी थी समीक्षा से, लेकिन ग्रुप में नहीं, 1-on-1। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज फिर क्या हुआ। ये कहानी नहीं, कहानियों का खेल है और आप इसकी सबसे पहली कहानी सुन रहे हैं। जिस कहानी के खेल को आप लोग अब सुनने जा रहे हैं उसका नाम है अ मिडनाइट टेक्स्ट एपिसोड 8। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले अगर मैं एपिसोड नंबर 8 कह रहा हूँ, यानी आप समझ गए होंगे कि एपिसोड नंबर 1 to 7 भी अवेलेबल है। लिंक इज़ इन माई इंस्टाग्राम बायो। यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे पेज पे जाना, वहाँ आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड यू कैन एन्जॉय दिस स्टोरी। पहले प्लीज़ इसे मत सुनना, इसमें सिर्फ स्पॉयलर्स होंगे और ऑनेस्टली कहानी भी समझ में नहीं आएगी। सो इफ एवरीथिंग इज़ ऑल सेट तो फिर चलिए बताते हैं आपको कि फिर क्या हुआ। अब अगर बातचीत 1-on-1 ही करनी थी तो प्रणव ने अपना एक पुराना पैतरा अपनाया, वही पैतरा जो उसने उन बाकी 4 के साथ यूज़ किया था। सबसे पहले उसने लड़कों को बुलाया, उनके साथ एक एक के साथ इंडिविजुअली 1.5 मिनट बात करी। बात करते समय उनसे उस पेपर में उनका जो एड्रेस वगैरह है वो लिखवाया, फ़ोन नंबर नोट करवाया अगर है तो, एंड इधर उधर की बातें सुरभि के साथ आखिरी बार मुलाकात और उन्हें जाने दिया। उसको किसी और से मतलब नहीं था सिवाय एक के। आखिरी में उसका नंबर आया, समीक्षा। अच्छा सुनो, अब ना अपने दोस्तों को मुड़कर यूँ देखना मत, आराम से नॉर्मल होकर मुझसे बात करना और बीच बीच में ऐसे चलना, ऐसे नॉड करते रहना एज इफ लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। और लाइक लास्ट टाइम जब आपने सुरभि के साथ बात करी थी, जब भी करी थी, कभी भी आपको ऐसा लगा कि शी इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम और वो शेयर करना चाहती है? लगा क्या प्रॉब्लम? अब यहाँ पे समीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया है कि उसको लगा नहीं लगा, लेकिन जवाब सुनना कैसे था? यही तो प्रणव की खूबी थी ना, लोगों को पढ़ना। उसने भले ही जवाब ना दिया, प्रणव ऑलरेडी अपने अगले सवाल पे आ चुका था। तो आपके दोस्तों के सामने कुछ ऐसा है जो आप बात करना नहीं चाहते हो, कुछ ऑकवर्ड है, प्रॉब्लम है। नहीं सर, वो देखो क्या है ना कि मुझे देखो कोई दिक्कत नहीं है उन बाकी के 4 के, मतलब जो भी उनसे बातचीत हुई, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि बेटा वो तो इस केस से बस दूर भागना चाहते हैं। दे हैव नो फ्रेंडशिप विद सुरभि एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बेटा मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ना सर हिलाओ अपना, यहाँ पे देख के। समीक्षा पेपर में कहीं देख के सर हिलाती है। मुझे तो बेटा बस एक आप ही लगे हो जिसको एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि आपको सुरभि को ढूंढना है, एक चिंता है कि वो आपकी दोस्त है, जल्दी से जल्दी घर आ जाए। खैर मैं गलत भी हो सकता हूँ, एम आई रॉन्ग? समीक्षा ऑकवर्ड थी, लेकिन हाँ वो भी चाहती थी कि सुरभि जो है जल्दी से जल्दी घर आ जाए, उसके अंदर एक सिंसियरिटी थी। प्रणव इमीडिएटली अपना अगला सवाल पूछता है, वैसे बेटा अभी आपके घर पे मम्मी पापा हैं? यस सर। गुड, तो अभी आप क्या करेंगे, आप अभी यहाँ से सीधा घर जाएंगे, आप अपने दोस्तों के साथ सिर्फ और सिर्फ इतनी बातचीत करेंगे कि मैंने आपसे आपका एड्रेस लिया है और आपने लास्ट टाइम सुरभि के साथ कब क्या बात करी मैंने ये पूछा, क्योंकि यही बातें मैंने उनसे भी पूछी हैं। इसके अलावा आप उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। आप घर जाएंगे और घर पहुँचते ही साथ आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि मैं आपके घर पे आने वाला हूँ। इतने में पुलिस घर पे आने, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज मैं ना तो जीप में आऊँगा और मैं यूनिफॉर्म में तो हुई नहीं, तो दिक्कत ही नहीं है। मैं बस आपके घर पे आके चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स के सामने हम बातचीत करें, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के सामने भी कंफर्टेबल रहोगे, राइट? तो
वो हाँ कहते थे। ओके, सो यू आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल? यस सर। गुड, ब्रेव गर्ल। तो अब जाओ, आप जाके दोस्तों से बात करो, एंड प्लीज़ बस इतना ध्यान रखना आप उनके साथ कोई बात शेयर नहीं करेंगे। हाँ। समीक्षा प्रणव के साथ कंक्लूड करती है, उसका एड्रेस लेता है और वो जाती है। उनके वहाँ से निकलते ही साथ इमीडिएटली प्रणव जो है वो अपनी जीप लिए इसने जो एड्रेस दिया था उस एरिया में पहुँचता है। 3 गली दूर अपनी गाड़ी लगाता है, वहाँ से उतर के पैदल चलता हुआ समीक्षा के घर की ओर जाता है। जल्दी से जल्दी ये बातचीत ख़त्म करनी थी क्योंकि रंजीत भी इंतज़ार कर रहा था। हैकिंग वैकिंग का क्या सीन था भैया, वो भी पता करना था। पर खैर ये वहाँ पहुँचते हैं और उसके दरवाजे की घंटी बजाई जाती है। समीक्षा के पापा दरवाज़ा खोलते हैं। ऑफ कोर्स नर्वस थे, कौन नहीं होगा, लेकिन अंदर जाके प्रणव अपने तौर तरीक़ों से 5 से 10 मिनट के अंदर घर का माहौल एकदम नॉर्मल कर देता है। दे फील मतलब कुछ है ही नहीं, कोई पुलिस वुलिस वाला कोई कुछ नहीं, एकदम एक बंदा है और हमसे बात कर रहा है। शायद किस्मत ये भी थी कि समीक्षा भी उनकी इकलौती बेटी थी। Somewhere along the line they felt the pain that सुरभि के पेरेंट्स might be going through right now. और ये शायद प्रणव के लिए किस्मत की बात थी, because there was no hindrance while he would have the conversation with समीक्षा। उससे बातें शुरू होती हैं। सवाल वही था, क्या सुरभि ने कभी भी किसी भी तरह की कोई अनकंफर्टेबिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम शेयर करी थी समीक्षा के साथ? और वो शायद अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होने की जो हिम्मत थी एकदम क्लियर कट बोल देती है। सर 11th में सब पहले तो इतना कुछ ऐसा लगता नहीं था, हम लोग सब मतलब बहुत टाइम से मैम के वहाँ जा रहे हैं, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, बट सर सडनली फ्रॉम 11th इट वाज क्वाइट विजिबल कि शी वाज लाइक नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग टू द ट्यूशन। मतलब सर पढ़ाई से तो मतलब सभी का एक मतलब डिस्टेंस रहता है, लेकिन सर इट वाज एज इफ सर लाइक शी काइंड ऑफ हेटेड कमिंग टू द ट्यूशन सडनली। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हेटेड किसी स्टूडेंट के कारण नहीं सर। मैंने उससे कई बार इनफैक्ट पूछा, नहीं मतलब हो सकता है ना कोचिंग में कोई आपके साथ के जो 2 आते थे, क्या रौनित और वरुण? नहीं सर वैसा कुछ भी नहीं, मैंने उससे बात करी है इस मैटर पे, पर उसने कभी भी मतलब किसी मतलब बच्चे के कारण कोई प्रॉब्लम है करके नहीं। और सर ऑनेस्टली वो क्लियरली तो कुछ बताती भी नहीं थी और ना ही कभी इस बारे में ज़्यादा बात करती थी, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता था एज इफ शी हैड द प्रॉब्लम विद द एरिया से प्रॉब्लम, यानी कि सर वो ना मतलब जो मैम का ट्यूशन वाला जो मतलब पूरा एरिया है ना सर, इन जनरल वो सर कॉलोनी ही अवॉइड करती थी। मतलब हम लोग इवन 11th में भी जब हम लोग जैसे नॉर्मली भी रहते थे तो सर यहाँ पे आना जाना कभी कभार लगा रहता है, लेकिन वो सर यहाँ पे आना ही पसंद नहीं करती थी। और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का रीज़न क्या है सर। उससे कुछ भी पूछो तो कुछ भी क्लियरली बताती नहीं थी। और सर काइंड ऑफ जब 11th ख़त्म होने लगा था तो वो धीरे धीरे मुझसे पूछती थी कि लाइक तो कोचिंग चेंज करेगी क्या 12th में करके। तो सर मैं तो मना कर दी थी क्योंकि मेरे को तो समझ में आ रहा है कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, लेकिन सर वो हमेशा एक अचानक से सर उसमें एक बहुत डिफरेंस आया था। देन सर 12th स्टैंडर्ड शुरू हुई और 1 महीना कुछ उसने पढ़ाई किया एंड देन शी लेफ्ट। और मैंने सर उससे पूछा था कि उसने एकदम से ऐसा क्यों, क्योंकि सर इवन वैशाली मैम वाज अ बिट वो सर इतने टाइम से मतलब वहाँ पे जा रही है ट्यूशन पढ़ने के लिए, मैम को भी समझ नहीं आया। बट अब चेंज करना उसका डिसीजन था। उससे कितना भी पूछो तो सर वो यही कहती थी कि उसको पढ़ाई जो थी वो समझ में नहीं आ रही थी करके एंड ऑल। नहीं पर बात तो सच हो सकती है ना, हो सकता है मैम का पढ़ाने का तरीका। सर वो झूठ कह रही थी। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो दैट शी वाज लाइंग? सर आप सोच के देखिए सर, हम लोग इतने सालों से वहाँ पे जा रहे हैं और सर वो बहुत मतलब इन्जॉय करती थी मैम के ट्यूशन में। मतलब ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि, और सर वो मैम भी वैसी नहीं है कि मतलब स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वैसा नहीं है कि हर दूसरी तीसरी बात पे ना पेरेंट्स को बता रही हैं या हमारे लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। सर एक बहुत अच्छा माहौल रहता था हमारे ट्यूशन में। एंड देन सर सडनली उसको जो अभी तक सब समझ में आ रहा है और अचानक से उसको समझ में नहीं आ रहा। और सर समझ में तो तब आएगा ना जब वो ट्यूशन आएगी। वो तो सर इन जनरल ट्यूशन्स अवॉइड करने लग गई थी। मतलब कुछ दिन आती थी और मैम उसके बावजूद मैम ने उसके घर पे नहीं बताया, उससे कई बार बात करने की कोशिश करी एंड देन इवेंचुअली शी लेफ्ट। सर आई डोंट थिंक सर दैट शी वाज बीइंग ऑनेस्ट विद दिस। चलो ठीक है, मान लिया कि उसको जो थी वहाँ पे पढ़ाई में कोई दिक्कत जा रही थी, अकॉर्डिंग टू हर पढ़ाई में नहीं था, जो भी जैसा भी था
प्रतीक का टॉपिक उठाया जाता है, कभी उस लड़के के बारे में बात, वैसा कुछ भी नहीं। अच्छा, कभी उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा जिसके शी क्लियरली रिजेक्ट्स समीक्षा कि यहाँ पे तो ऐसा, मतलब मेरी तो कभी उससे ऐसे टाइप टॉपिक पे कभी इतना रहा नहीं, और जब भी बात होती थी तो वो हमेशा यही बोलती थी कि वो सिंगल ही थी और ऐसा कोई मतलब लव एंड ऑल ये सब कुछ नहीं। क्या कोई तरीका था, कोई क्लोज फ्रेंड्स थे उसके अपार्ट फ्रॉम वो जो स्कूल के जिनसे 4 ऑलरेडी बात हो चुकी है, वो मतलब रिया और वो अपने अब्बास और वो सब लोग? नहीं। और भी कुछ नाम आते हैं, अब वो सारे नाम ने, अब इनमें किसको इन्वेस्टिगेट करें यार, मतलब कोई दोस्त नहीं, मतलब जान पहचान बता रहे हैं कि इनके साथ उठती बैठती थी। प्रणव को ये बात परेशान कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि अभी तक इसने जितना भी कुछ बताया ऐसा कुछ भी नहीं था जो वहाँ पे उन बच्चों के बीच में बता नहीं सकती थी। कहीं गलती तो नहीं कर दी इसके साथ ये 1-on-1 सेशन करके? वहाँ अगर बात कर रही होती, क्या पता किसी और को अगर कुछ जोड़ना था इसमें, वो भी, अब तो बच्चे भी गए और कुछ मिला ही नहीं। लेकिन खैर ये भी नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जो मिला वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक था। दिक्कत ट्यूशन से नहीं थी, ट्यूशन के किसी बच्चे से नहीं थी, दिक्कत एरिया से थी। खैर कुछ और सवाल जवाब समीक्षा के साथ किए जाते हैं, और इन सब को करने के बाद वहाँ पे थैंक यू बोलता है, अपना ग्रैटिट्यूड शो करता है प्रणव, एंड ही लीव्स। रंजीत से मिलने जाना था, मन में सवाल, पर खैर रंजीत शायद एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। वहाँ पहुँचते ही साथ रंजीत से इमीडिएटली मिलता है। रंजीत उसको एक ऑफिस में लेता, अकेले बैठता है और उसको समझाता है। अब वो जब शुरू करता है अपना समझाना, तो प्रणव जो होता है उसको सीधे सीधे बोलता है, भाई थोड़ा आसान भाषा में आ, बिकॉज वो अपने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, क्या पैकेट्स भेजे जा रहे हैं और ये उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। नॉर्मल करता है। रंजीत भाई, सर ये सब समझने से पहले एक सिंपल एग्जाम्पल समझ लेना। सर मान लीजिए किसी के घर से एक चिट्ठी गई है, और सर वो जो चिट्ठी गई है वो किसी दूसरे घर की ओर जा रही है। अब सर ये चिट्ठी जिस घर से आई है उस घर का कोई एड्रेस, मतलब सब फर्जी है सर, जो एड्रेस लिखा हुआ है वो असल एड्रेस नहीं है, वो एक झूठा एड्रेस है। और सर ये चिट्ठी जहाँ पे जा रही है वहाँ पहुँचने के बाद उस चिट्ठी को जिसने भी पढ़ा उसने ना 4-5 फाइलें जला दी। अब उन फाइलों में क्या क्या था ये हमें नहीं पता। तो सर ना तो हमें ये पता है कि ये चिट्ठी कहाँ से आई है, ना सर हमें ये पता है कि ये चिट्ठी वहाँ पे गई और जिन फाइलों को जला दिया गया वो फाइलों में क्या क्या था। लेकिन सर हमारे हाथ में वो चिट्ठी लग गई है, और उस चिट्ठी के अंदर लिखा मैसेज हाथ में लग गया है कि किधर की फाइलों को जलाना था। ओके, अब इसका रिया के साथ क्या कनेक्शन? सर ये सारी प्रॉब्लम जो हुई, इन सब की शुरुआत एक बात से थी। सर रिया ने एक्चुअली में, सर उसका जो अकाउंट है ना सोशल मीडिया का, सर ये फ़ोन से तो चलाती नहीं थी, ये अपने लैपटॉप से चलाती थी। सर दरअसल इसका जो अकाउंट है वो नॉर्मल अकाउंट होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। सर ये दरअसल इसका बिजनेस अकाउंट है। बिजनेस की तो कोई बात ही नहीं हुई। कौन सा बिजनेस? सर कोई बहुत बड़ी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है सर। इसने क्या हुआ था, समर वेकेशन में मैंने इसका प्रोफाइल वगैरह सब जा करके चेक किया। सर ये हैंडमेड ब्रेसलेट्स बेचती थी वेकेशन के पूरे टाइम पे। तो सर उस टाइम पे इसने अपने अकाउंट को एक बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया था। सर ये बच्चे करते हैं, वो कुछ भी ऐसा छोटा मोटा बना दिया और फिर उसको ना वो लोग सेल करते, तो उनके दोस्त लोग खरीदते हैं। इट्स लाइक अ नाइस कूल ट्रेंड जो आजकल की जनरेशन करती है। चल ठीक है, उसने बिजनेस का एक अकाउंट बनाया, तो इसका सुरभि के साथ क्या? सर मैं आ रहा हूँ उधर पे। तो सर इसने वाला अकाउंट बनाया, और सर इस अकाउंट के अंदर ना कई सारी डिफरेंट मतलब सर वो फीचर्स होते हैं सर नॉर्मल अकाउंट के कंपैरिजन में। सर जिसने भी इसका अकाउंट हैक किया है उसको ये पता था कि रिया का जो अकाउंट है सर वो एक बिजनेस अकाउंट है, एक नॉर्मल अकाउंट नहीं है। और इसी से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती, क्योंकि सर एक प्लग इन यूज़ हुआ है। प्लग इन मैंने सुना है, इसका मतलब सर जो हमारा इंटरनेट होता है ना, अपना जो ब्राउज़र होता है, जैसे अपन फ़ोन में चलाते हैं, तो सर फ़ोन में तो ऐप्स होते हैं सीधे सीधे। लेकिन सर जब हम लोग कंप्यूटर में किसी भी ऐसे वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो सर कंप्यूटर के ब्राउज़र में प्लगइन नाम के ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं सर, छोटे छोटे से। ये सर कंपनी भी खुद से बनाती है और दूसरे थर्ड पार्टी ऐप्स भी इसको बनाते हैं। सर इन प्लगइन से चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे सर मान लीजिए कि आपको बहुत लोगों को एक मैसेज भेजना है, तो सर एक प्लगइन आ जाएगा जो बोलेगा आप इसके अंदर मैसेज डाल दो और एक बार में भेजोगे तो सबको मेल चला जाएगा।
हाँ, वो जो कंपनीज वगैरह करती हैं कि अगर किसी को इकट्ठा उनको अपने कस्टमर को मेल भेजना है तो एग्जैक्टली सर। सर ऐसा ही एक प्लगइन यहाँ पे यूज़ हुआ है सर। अब जो ये बिजनेस अकाउंट होते हैं ना, इनका एक और फायदा होता है सर। इसके अंदर जैसे आपने ब्रॉडकास्ट मैसेज वगैरह सुना होगा, एक बार में आप बहुत लोगों को मैसेज भेज सकते हो सर। एक ऐसा ही फीचर होता है जो ऑटोमेटिक मैसेजेस करके कहते हैं सर। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। मान लीजिए शाम के 4 बजे आपके पास किसी पर्टिकुलर यूज़र का एक मैसेज आया, उसने आपके बिजनेस से बोला कि भैया हमको 2 ब्रेसलेट चाहिए, लेकिन उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं थे किसी कारण से। तो वहाँ पे क्या होगा, कस्टमर को अगर रिप्लाई नहीं किया तो वो सोचेगा अरे यार अभी तक इन लोगों ने पढ़ा नहीं, और हो सकता है वो अपना मन बदल ले। ऐसे में कंपनीज क्या करती हैं, एक फीचर प्रोवाइड करती हैं कि आप अगर मान लो कस्टमर ने कुछ भी मैसेज भेजा तो आप रिटर्न में हाय करके अगले का जो नाम है वो कुछ भी यूज़ करके मतलब एक ग्रीटिंग भेज सकते हो सर आप। सर इसने एक प्लगइन यूज़ किया था सर। ये प्लगइन क्या करता है, एक नहीं बल्कि 10 ऑटोमेटिक मैसेजेस आप पहले से फीड करके रख सकते हो। यानी अगले इंसान ने कोई भी मैसेज भेजा, सबसे पहले एक मैसेज चले जाएगा, उसने कोई भी दूसरा मैसेज भेजा, तीसरा मैसेज, सर वो ऑटोमेटिक मैसेजेस जाते हैं। और वो ऑटोमेटिक मैसेजेस रिया के अकाउंट पे। तो एक मिनट ये तो चिट्ठी विट्ठी की फिर बातें क्या कर रहा था स्टार्टिंग में। सर सिंपल सा गेम है, इसको समझना सर। ये जो स्टार्टिंग एग्जाम्पल था सर वो एकदम याद है आपको? हाँ ठीक है, आगे सर ये किस लैपटॉप से मैसेज आया है हमको नहीं पता सर। एक कोड भेजा गया था सर, वो कोड उस चिट्ठी के अंदर अपन इमेजिन कर लेते हैं सर। किस लैपटॉप से आया हमको नहीं पता सर। आने के बाद उसने जितने भी ब्रॉडकास्ट के मैसेजेस थे या ऑटोमेटिक मैसेजेस थे उसने सारे डिलीट कर दिए सर। कौन सा कोड? जो वेडनेसडे को आया, मैंने आपसे कहा, इसलिए अपन उसको ट्रेस नहीं कर पाए। तो सर ये वाला जो कोड था ना सर, प्रॉब्लम ये होगी किसने भेजा है हमें नहीं पता सर। मैसेजेस जो डिलीट हुए वो भी हमें नहीं पता कि क्या क्या डिलीट हुए हैं, लेकिन सर वो कोड हमारे पास आ गया। यानी कि सर एक मैं नंबर आपको बताता हूँ सर, 04711 सर। ये जो कोड होता है इसका मतलब होता है कि आपने जितने भी ऑटोमेटिक मैसेजेस हैं उनको इकट्ठा से आपको डिलीट करना है। अब सर ये जो हमारा हैकर है इसने अपनी आइडेंटिटी तो गायब कर ली और जो मैसेजेस थे वो भी डिलीट कर दिए, लेकिन सर वो इस कोड को हटा नहीं पाया। और इस कोड से सर हमें इतना समझ में आ गया है कि सर कोई आया था वेडनेसडे को जिसने सर इमीडिएटली ये सारे मैसेजेस हटाए, ताकि हम लोग ये ना समझ पाएँ कि ये मैसेजेस रिया ने नहीं भेजे हैं बल्कि ऑटोमेटिक मैसेजेस थे। लेकिन हम कंफर्म कैसे करें कि ये मैसेजेस जो हैं ये वो ऑटोमेटिक मैसेजेस और ये सारे हैं? हमको कैसे पता? मतलब हो सकता है रिया ने उस दिन रात को भेजो। सर यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सर। ये जो ऑटोमेटिक मैसेजेस हैं इसका कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में तब जला जब आपने सर वो कल परसों में आपने फ़ोन करके बोला था ना कि आप जब वहाँ से वापस आ रहे हैं तो आपने कमिश्नर साहब को मैसेज भेजा था, वो गया नहीं था, जैसे ही सिग्नल मिला तो आपका मैसेज गया। तो एक सेकंड, मतलब कि हो सकता है उसकी जो मतलब पहले से जो मैसेजेस हों वो पहले ही फीडेड हों, और जैसे ही उसके मतलब लाइट गई, सिग्नल आया, क्या प्रॉब्लम क्या थी सर? एक स्टेप यहाँ पे आगे गया है हैकर। और सर अगर वो ये काम नहीं करता तो वो कभी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन सर यहाँ पर एक दिक्कत हो चुकी है सर। किसी भी लैपटॉप के अंदर अगर मान लो आप अपने वाईफाई को ऑफ करते हो तो सर वापस ऑन करने का एक डिफ़ॉल्ट टाइम होता है, जो सर सुबह के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे कुछ भी होता है। सर रिया के लैपटॉप में वो टाइम वाईफाई के साथ रिकनेक्ट करने का 3 बजे है। नहीं तो जो हो सकता है कि मतलब उसने शायद चेंज करके रखा हो वो, मतलब सिग्नल आया और तू कह रहा है मैसेजेस चले गए वहाँ से, है ना? सर इकट्ठा नहीं गए सारे मैसेजेस, ऑर्डर वाइज गए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मैसेजेस थे ना, तो उनको पहले से पता था कि पहला मैसेज ये जाएगा, आगे से कोई भी जवाब आए दूसरा मैसेज वो जाएगा, आगे से कुछ भी जवाब आए तीसरा मैसेज वो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि रात के मतलब 3:30 बजे उसी ने मतलब चेंज करके रखा हो। सर इसी के लिए मैंने आपको बुलाया सर। एक बारी उसको फ़ोन लगाइए और उससे पूछे कभी भी उसने अपने लैपटॉप में वाईफाई का डिफ़ॉल्ट टाइम चेंज किया था सेट करने का क्या? ठीक है, कॉल लगाया जाता है, रिया फ़ोन उठाती है, घर का फ़ोन था, उससे बातचीत होती है, सवाल पूछा जाता है। रिया साफ मना कर देती है कि इस तरह का तो कभी कुछ उसने, इस प्लगइन के बारे में पूछा जाता है। तो ये प्लगइन जो था दरअसल उसी ने अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल किया था समर वेकेशन के टाइम पे, ऑटोमेटिक मैसेजेस भेजने के लिए, इसलिए कोई ट्रेस नहीं कर पाया। लेकिन जिसने भी रिया का लैपटॉप हैक किया था उसे पता था कि उसके लैपटॉप में वाला प्लगइन इंस्टॉल्ड है और वो उसको यूज़ कर सकता है।
रंजीत प्रणव की ओर देख रहा होता है। सर मैंने बोला था डिफ़ॉल्ट टाइम सर जो होता है वो 5 बजे, 6 बजे, 7, 8 बजे ऐसा इस टाइम पे होता है सर। रात के 3 बजे कोई से भी कंपनी का डिफ़ॉल्ट टाइम नहीं होता सर, इसे चेंज किया गया है। सर आप देखो टेंशन मत लो, अपन को इतना तो मिल गया ना, हो सकता है उसने कुछ और गलतियां भी करी हो, अपन लोग ट्रेस कर लें सर। हैकर अपने को वो हो जाएगा। बात हैकर की सच बोलो तो अब नहीं है यार रंजीत, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ सर। मतलब हैकर जो भी होगा, एग्जैक्टली जो भी होगा उसने करा क्या, वो आया, ये जो भी कुछ हुआ है इस सब में थोड़ी भाई माथापच्ची तो लगी होगी, इतना सब मेहनत करने में, ऑटोमेटिक मैसेजेस और पलाना डिम का मेहनत तो रही होगी ना इन सब में। हाँ मतलब सर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है मतलब कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हाँ मतलब अब सोच के देख, कोई इतनी सारी मेहनत किसी के अकाउंट में करता है और क्यों करता है, एक फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, गॉसिप मारने के लिए रात को। डजंट मेक सेंस रंजीत, डजंट मेक एनी सेंस। आई डोंट थिंक ये हैकर इतना ज़रूरी है हमारे लिए जितना ज़रूरी ये समझना है कि ये मैसेजेस क्यों भेजे गए, वाई ओनली दीज मैसेजेस। और ये बड़े शातिर तरीके से लिखा गया है क्योंकि ये मैसेजेस के उसको जिसने भी लिखा है पहले से जानता था कि इस मैसेज के रिप्लाई में कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा जिसके रिप्लाई में वो ये मैसेज भेज सकता है। इसे पकड़ना है यार रंजीत। प्रणव इन सारे सवालों जवाब क्या, अब ये मैसेज क्यों भेजे, ये वो क्यों उसको एरिया से दिक्कत क्यों हो रही थी सुरभि को, पैसे कहाँ से उसको मिल रहे थे। ये क्या होता है ना, जब एक केस एक डायरेक्शन में चलता है और डिटेक्टिव के सामने ना कुछ लीड्स आती हैं और धीरे धीरे एक पैटर्न बनता है चीज़ों का। यहाँ किसी भी चीज़ का कोई पैटर्न नहीं, हर कोई कहीं से तो भी हो रहा है। प्रणव रंजीत के सामने ठीक था, स्ट्रांग था, देख लेता, लेकिन उसका फोन बजता है। कमिश्नर साहब का कॉल था। कमिश्नर सर जो थे वो कुछ गिने चुने लोगों में से थे जिनके सामने प्रणव का जो वल्नरेबल साइड था वो बाहर आता था। बात करते समय कमिश्नर को फील होता है दैट प्रणव वाज लाइक इन अ डिच एंड उसको वो समझ नहीं पा रहा है कैसे क्या क्लॉ आउट करूं वगैरह। कमिश्नर साहब उससे एक ही सीधा सीधा सवाल पूछते हैं, तेरी गट फीलिंग क्या कहती है, तेरे को पहले किसको टारगेट करना चाहिए। तो प्रणव जो है वहाँ पे केस के जो डिटेल्स हैं, केस के बारे में काफ़ी, मैंने तेरे से पूछा क्या केस के डिटेल्स बताने को, मैं सिर्फ तेरे से इतना पूछ रहा हूँ, तेरा दिल सबसे पहले किस चीज़ को टारगेट करने के लिए कह रहा है। प्रणव एक जवाब देता है, वो कहते हैं तो ये है तो सबसे पहले तू इसे कर। नहीं सर, लेकिन जब मैं इसे करने की भी कोशिश कर रहा हूँ तो सर मतलब आई एम नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग कि, क्योंकि सर ये वाला है तो ये इनके भी सर जो एंड्स हैं वो अभी पूरे खुले हुए हैं। प्रणव लिसन टू मी केयरफुली, तेरा जब केस तेरे हाथ से छिना था तो कितने दिन इस केस के बिना कुछ भी नहीं कर रहा था? मैं तेरे को कोई भी दूसरा केस अपॉइंट किया नहीं किया। आई गिव यू 2 रीजंस प्रणव। पहला, आई वॉज नोटिसिंग सौरभ एंड हिज टीम और उनकी प्रोग्रेसेस क्या चल रही थी मुझे पता चल रहा था, एंड दे वर एब्सोल्युटली अप टू नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहे थे वो, और तू बड़ा शांत बैठा था। और तेरी शांति मैं जानता हूं कि तू ऐसे चुपचाप बैठने वालों में से तो है नहीं। प्रणव द ओनली रीजन मैंने तेरे सामने कोई दूसरा केस तुझे असाइन नहीं किया इमीडिएटली वॉज बिकॉज एक उम्मीद थी मुझे कि अगर ये केस वापस आता है तो आई वॉन्ट यू टू टेक इट, दैट्स हाउ मच आई ट्रस्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रणव, यहाँ पे ना मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, मैं तेरे कॉलिंग एबिलिटी पे भरोसा करता हूँ। जो तू सोचता है ना कि यार ये चीज़ ऐसे ट्राई करनी चाहिए, तेरी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। सबको भूल जा, अभी सिर्फ और सिर्फ इतना सोच, तेरे हिसाब से अभी वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए। एक बार में एक नाव पे पैर रख और आगे बढ़, आराम से हो जाएगा, समझा? प्रणव शांत होता है, कुछ बोल ही नहीं रहा कि वो सुने, और इतना सुनने की आदत है नहीं प्रणव को। प्रणव हाँ कह देता है,
शायद किसी का एक अफर्मेशन चाहिए था, शायद उसको एक सही डायरेक्शन की तरफ एक पॉइंट चाहिए था, और शायद वो उसे मिल गया था। खैर, यहाँ पे ये बात होती है, प्रणव थैंक यू सर कहकर अपना फ़ोन रख देता है। प्रणव को अब गाड़ी कहाँ पर लेकर जानी थी वो क्लियर था। इट वॉज वन पर्सन जिससे शायद प्रणव 2 दिन पहले भी बात करना चाहता था। एक इंसान जो सुरभि के पेरेंट्स के साथ में था। मौसी जी, मौसी जो होती हैं वो सुरभि के घर पे ही होती हैं टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू हर मदर। लेकिन वहाँ पहुंचकर प्रणव इमीडिएटली और क्लियरली बोल देता है कि उसको मौसी जी के साथ एक 1-on-1 कॉन्वर्जेशन करनी है। जो पेरेंट्स होते हैं सुरभि के, वो भी जो हैं ऊपर चले जाते हैं। शायद वो ऊपर बैठ के ध्यान से सुन रहे हो इन कॉन्वर्जेशन को, क्या पता, लेकिन वो ऊपर चले जाते हैं। प्रणव सीधे सीधे मौसी के साथ सवाल जवाब शुरू करता है, क्योंकि वो इतना समझ चुका होता है कि सुरभि जो है वो अपनी मौसी से बड़ी क्लोज थी। पहला सवाल काफ़ी ऑब्वियस होता है कि क्या वो सुरभि को पैसे देती थी, जिस पे मौसी का जवाब आता है कि थोड़े बहुत एक अमाउंट उसको दे दिया कर दी थी, मतलब जैसे कभी हो गया तो 200 रुपये, 300, 400, 500 रुपये, बट ऐसा कोई बड़ा अमाउंट नहीं था। और ये कोई ऐसा अमाउंट नहीं था जिससे कि वो कोचिंग की फीस भर पा रही हो। कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ पे। खैर, क्या कभी उसने किसी बॉयफ्रेंड या इस टाइप के कोई कॉन्वर्जेशन उठाया, कभी प्रतीक करके कोई टॉपिक उठाया? इन सब पे मौसी जो है मना कर कहती हैं कि था उसका कुछ तो शायद स्कूल में कोई, लेकिन वो ज़्यादा बताती नहीं थी, मतलब बड़ा लाइक अपने में रखने वालों में से थी वो। ऐसे ज़्यादा उससे मतलब एकदम डिग आउट करने की कोशिश करो तो फिर वो एकदम से अनकम्फर्टेबल होने वालों में से। चलो ठीक है, थोड़े और सवाल जवाब होते हैं। कभी कोचिंग में जब जाती थी तो क्या कोचिंग में कभी किसी ने उसको छेड़ा या कुछ ऐसा कभी? मौसी ये बताती हैं कि मुझे नहीं पता कोचिंग में था या क्या था, मगर हाँ ये चीज़ ज़रूर थी कि उन्हें ये नहीं पता था कि इसने कोचिंग ही चेंज कर दी है। उनको तो लग रहा था कि अभी भी जहाँ जा रही है वहीं जा रही है करके। लेकिन हाँ, 11th स्टैंडर्ड में अचानक से उन्होंने भी महसूस तो किया था कि थोड़ा थी वो नहीं जाना चाहती थी। कुछ 1-2 बार घर पे बात भी उठी थी कि अरे तुम कोचिंग क्यों नहीं ऐसा, और ऐसी वो थी नहीं। एक सडन चेंज था, और लाइक इतना चेंज हो जाने के लिए क्या कोई स्टूडेंट था क्या? किसी के साथ ज़्यादा बातचीत मौसी जो है वो मना कर देती हैं। खैर, उनके साथ कुछ और बातचीत होती है, वो शेयर कितना करती थी। तो मौसी का जवाब बड़ा सीधा होता है कि वो जितना बता दे मैं उतना सुन लूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ऐसे खोदने के हिसाब से जाऊं तो तुरंत ना वो थोड़ी सी डिफेंसिव हो जाती थी कि कहीं मतलब वो अपनी पर्सनल स्पेस को काफ़ी पर्सनल रखना पसंद करती थी। थे उसके भी कुछ दोस्त, वो तुम्हारे बात हो गई होगी आपकी, वो अब्बास और वो सबके नाम वाम लिए जाते हैं। वो तनु दी के साथ काफ़ी क्लोज रहती थी। एक मिनट, तनु दी समीक्षा के साथ जब बात हुई थी और उससे पूछा था कि क्या उसके और भी कुछ दोस्त थे, उसने कुछ नाम वगैरह गिनाए थे और तनु दी करके एक नाम था उनमें से, बट अब उन सभी के बीच में वो अलग से दिखा नहीं। लेकिन अभी मौसी के मुंह से भी एक ही नाम निकला, तनु दी। अब ये कौन थी? और अगर ऐसी कोई, और जब मौसी जी से बात होती है तो मौसी तो भैया तारीफ़ों के पुल बांध देती कि नहीं वो तो उससे तो काफ़ी मतलब वो क्लोज रही, और मतलब बड़ा बोलती थी कि दीदी जो हैं बड़ी अच्छी हैं, और मतलब शी ऑलवेज हैड अ पॉजिटिव। क्या बहुत बातें होती थी? नहीं, बहुत बातें तो नहीं होती थी, लेकिन जब भी बात होती तो कुछ उसने अच्छा ही बोला है। कौन थी ये तनु दी? एक ऐसी इंसान जिसके बारे में समीक्षा को पता था, एक ऐसी इंसान जिसके बारे में मौसी के सामने इतनी अच्छी इमेज थी, लेकिन अभी तक वो इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं हुई है। और शाम जब सबको फ़ोन लगाया गया तो उसमें तनु दी करके किसी को कॉल नहीं लगाया गया था। पेरेंट्स को नहीं पता था इस बारे में जो वो रिया, अब्बास और प्रतीक लोगों का जो सर्कल था, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं लिया था। तनु दी कौन थी? और यहाँ पे एक सवालों का सिलसिला शुरू होता है। सवाल जवाब सिर्फ और सिर्फ मौसी से नहीं, सिर्फ समीक्षा के घर पे कॉल करके नहीं, पेरेंट्स से, वहाँ पे जो उसके कॉलेज अपनी जो स्कूल के जो दोस्त थे, वो जो 12th का जो उनका क्लोज बैच था, सबके साथ बात होती है।
कई अलग अलग बातें, पर हर जगह बड़ी पॉजिटिव बातें निकल कर आती हैं। तनु दी, कॉल ट्रेस किया जाता है, उसके सिम भले ही अभी ट्रेसेबल नहीं था, भले ही अभी स्विच ऑफ था, लेकिन पुराने डेटा रिकॉर्ड्स तो पड़े थे। खूब ढूंढा जाता है। उस पूरे कॉन्वर्जेशन में सालों सालों से कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो तनु नाम की किसी भी लड़की के साथ रजिस्टर्ड हो। कई सारे वेरिएशंस ढूंढे जाते हैं, तनु किन किन नामों के शॉर्ट फॉर्म्स हो सकते हैं, पर कुछ भी नहीं। फिर कौन थी ये तनु दी? खैर, जब ये सवालें अपने मन में एक अलग ही वेब बुने जा रही थी, तो अगले दिन की दोपहर, वेडनेसडे, इस केस के 24वें दिन की दोपहर, रंजीत को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लीड मिलता है।